आपने अब तक जो कुछ सुना वो कल्पनाएं थी। विनोद राजयोगी खड़ा है, अब आपको हकीकत से रूबरू कराता है। देश की स्थितियां कहाँ हैं, मैं वहां से उजागर करता हूं। हाँ, वैसे अब मैं कविता क्या पढ़ूंगा आप बताओ। लोग हमसे पहले सीढ़ियों पर चढ़ देते हैं और हम जब तक आते हैं तब तक लोग आधी कविता हम ही पढ़ देते हैं। अब जो मैं बताऊं किसने पढ़ दी, मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता। पाकिस्तान का एक कर देंगे, पाकिस्तान का वो कर देंगे। पाकिस्तान के ऊपर आदरणीय अग्रवाल जी आप बताना, पाकिस्तान के ऊपर कविता पढ़ने की जरूरत है? हमारे देश में 33 करोड़ देवता है आदरणीय टिल्लन जी, 33 करोड़ देवता हैं, हर 3 के बीच में एक फंसा है। अरे कवियों को क्या जरूरत है? मैंने तो बहुत पहले लिखा था, तब शायद गौरव मंच पे भी नहीं आए थे। मैंने कहा था जब लोग पाकिस्तान जब पूरे चरम पे था, माननीय अटल बिहारी जी से भी पहले, जब वो ज्यादती किया करता था, लोग कहते थे पाकिस्तान पता नहीं क्या करेगा, युद्ध करेगा, तो मैंने कहा था पूरे देश से, मैंने कहा था इनकी आप चिंता मत करो, अगर हमारे देश पर कब्जा किसी का हो गया, सुने, अगर हमारे देश पर कब्जा किसी का हो गया तो शेर दुर्गा माँ के कहां पर दहाड़ेंगे, कहाँ रहेंगे देवता कैलाश पर्वत छोड़कर, शिवजी भला त्रिशूल के लंका में गाड़ेंगे। अगर हमारे देश पर कब्जा किसी का हो गया तो शेर दुर्गा माँ के कहां पर दहाड़ेंगे, कहाँ रहेंगे देवता कैलाश पर्वत छोड़कर, शिवजी भला त्रिशूल के लंका में गाड़ेंगे। गोरी गया, गोरे गए, बाबर से औरंगजेब तक, जो भी यहाँ पर आएगा उसको पछाड़ेंगे। जब सिकंदर ही नहीं कुछ बाल बांका कर सका तो पाकिस्तान वाले क्या झंडा उखाड़ेंगे। वाह 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 वाह। आपकी तालियां हल्की हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो आपको देख रहा हूँ, आप तो ताली बजा ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों। मैं तो यूं कहना चाहता हूँ कि कवि सम्मेलन के माहौल में आप उदासी छाए हैं, ऐसा लगता है कि मेरी उठावनी में आए हैं। सच कह रहा हूँ, कई चेहरे तो ऐसे हैं लटूरी भाई जो अब मुस्कुराए नहीं अब तक। कवि सम्मेलन के माहौल में आप उदासी छाए हैं, ऐसा लगता है कि मेरी उठावनी में आए हैं। देख आपका आलम है, मेरा मन हक्का बक्का है, हंसो मजे लो ताली ठोको, टेंशन में क्या रखा है। अगर उदासी वाला ही ये सोच तुम्हारा संतापी था, यहाँ पर चलकर क्यों आए हो, टेंशन तो घर ही काफी था। बीबी कहती सब्जी लाओ, बच्चे कहते फीस चुकाओ, अम्मा कहती बूढ़े हम ऋषि के हरिद्वार घुमाओ, प्रेशर कुकर लीक करता है, गैस सिलेंडर का लफड़ा है, बिना बात के मरे पड़ोसी लड़ने को तैयार खड़ा है, रोना भी चाहे तो जालिम ढंग से नहीं रोने देते हैं, 11 बजे नींद आए तो मच्छर नहीं सोने देते हैं। घर पर तो हंस नहीं सकते हो, 100 खटका खटकाए बैठे, यहाँ पर हंसने को आए हो, वहां भी मुंह लटकाए बैठे। भूल जाओ घर पर क्या होता, ना बच्चे हैं ना घरवाली, नहीं पड़ोसी यहाँ बैठा है बिना बात के देगा गाली, तुम्हें हंसाकर ही मानेंगे, हमने भी एक कसम उठा ली, यहाँ से लेकर और वहां तक हाथ उठाकर बजाओ ताली। एक मंच पर जब हम कविता पाठ कर रहे थे, 16 दूनी 8 कर रहे थे, तभी एक आदमी आया, हमसे हाथ मिलाया, बोला पहचाना? हमने कहा हमने नहीं जाना। बोला कमाल है, मुझे नहीं जानते। मैंने कहा हम नहीं पहचानते। वह बोला देखो होश में आओ, अपनी खैरियत चाहो तो पहचान जाओ। वह बोला होश में आओ, अपनी खैरियत चाहो तो पहचान जाओ। मैंने कहा तुम्हें पहचान जाऊंगा तो बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, तुम्हारे 50,000 रुपयों को अभी लौटाना पड़ेगा। मैंने कहा तुम्हें पहचान जाऊंगा तो बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, तुम्हारे 50,000। ये भी उधार लेके बैठे हैं, इनकी हंसी बहुत तेज है, ये उधार लेके बैठे हैं। मैंने कहा तुम्हें पहचान जाऊंगा तो बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, तुम्हारे 50,000 रुपयों को अभी लौटाना पड़ेगा, धैर्य रखो जल्दी ही पहचान जाऊंगा, रुपए होते ही सीधे घर आऊँगा। तभी एक दूसरा आदमी आया, नमस्ते की और मुस्कुराया। हमने कहा हम तुम्हें नहीं जानते। वह बोला कोई बात नहीं, हम तो पहचानते हैं, हम तो आपके कपड़े भी जानते हैं, यह जो शर्ट आपने पहनी है वह मेरे यहाँ की सिली है, जिसकी सिलाई आज तक नहीं मिली है।
जिसकी सिलाई आज तक नहीं मिली है। मैंने कहा क्या सबूत है, यह शर्ट तुमने बनाई थी। उसने मेरा कॉलर पकड़कर कहा देखो दुकान की नाम पट्टी जो मैंने लगाई थी। मामला संगीन देखकर मैं बोला, ऊंचे स्वर में भेद खोला, ये टेलर बड़ा बहमी है, यह शर्ट तो मैंने विनोद राजयोगी से मांगकर पहनी। मैंने कहा ये शर्ट तो मैंने विनोद राजयोगी से मांगकर पहनी है। टेलर ने कहा ठीक है, मामले को निपटाओ, विनोद राजयोगी के घर का पता बताओ। मामले को निपटाओ, विनोद राजयोगी के घर का पता बताओ। मैंने मामले को निपटाया, विनोद राजयोगी के घर का पता बताया। तभी तीसरे आदमी ने मिसाइल चलाई, आपने 1 साल तक मेरे रेस्टोरेंट से उधार की मिठाई खाई, आपने 1 साल तक मेरे रेस्टोरेंट से उधार की मिठाई खाई। मैंने कहा यार ये कैसी लाचारी है, मुझे तो बचपन से ही शुगर की बीमारी है। मैंने कहा यार ये आपको भी है शायद, हाँ जब ये सर है। मैंने कहा ये कैसी लाचारी है, मुझे तो बचपन से ही शुगर की बीमारी है। मित्रों आजकल मैं हर आरोप को इसी तरह नकार देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मैं आदमी नहीं नेता हूँ, मैं आदमी नहीं नेता हूँ। हाँ देखो गुप्ता जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं। असल में कल हरियाली तीज थी, डबल सावन है, हरियाली तीज थी और हरियाली तीज मना के आए हैं। अच्छा सावन से मुझे एक बात याद आ गई, अभी मैं आ रहा था तो एक एक्सीडेंट हो गया। एक ट्रक मारुति 800 से टकरा गया, पुरानी थी गाड़ी, टकरा गया और उस मारुति 800 पे लिखा था सावन को आने दो। ट्रक पे लिखा था आया सावन झूम के। हमारे विनोद राजयोगी जी हमारी तारीफ में बहुत सारी बातें कह रहे थे और आप लोग खूब हंस रहे थे। विनोद राजयोगी के बारे में मैं बता दूं, ये मेरे से उम्र में छोटे हैं, बचपन से ही इन्हें जानता हूँ। अच्छा इनको, और ये बचपन से बहुत इंटेलिजेंट थे और अंग्रेजी में तो धुरंधर, इतने धुरंधर। मेरे से बोले टेस्ट ले लो, मुझे अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है। मैंने कहा अच्छा वो सामने लड़का खड़ा है उसको अंग्रेजी में बुलाओ। इन्होंने कहा कम हियर। लड़का आ गया, मैंने कहा इसको वापस अंग्रेजी में उस खम्बे के पास भेजो। अब इनको भेजने की अंग्रेजी आती नहीं थी, खुद जाके खम्बे के पास खड़े हो गए, लड़के से बोले कम हियर। ऐसे हमारे विनोद राजयोगी जी, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा जरा ट्रांसलेशन बताओ, मैं एक आम आदमी हूँ। इन्होंने कहा आई एम ए मैंगो मैन। मैंने कहा ये बताओ सड़क पर गोलियां चल रही थी? बोले टैबलेट्स वी आर वॉकिंग ऑन द रोड। बहुत अंग्रेजी आती थी इनको। अच्छा विनोद राजयोगी जी मेरे बारे में बहुत सारी बातें कह रहे थे, बहुत सारी बातें कह रहे थे, पर कवि सम्मेलन में जाते रहते हैं तो आदत पड़ी है इनको रात को बाहर रहने की। जब ये घर पे रहते हैं तो भी शहर में 12-12 बजे तक घूमते हैं, 12 बजे बाद आते हैं। एक दिन बहुत तंग आ गई इनकी पत्नी, बोली आज तो इनकी खबर लेनी है। अब जैसे ही इन्होंने घंटी बजाई दरवाजे की, वैसे ही उसने किचन में बेलन को ढूंढा, बेलन नहीं मिला, बेलन नहीं मिला, बेलन नहीं मिला तो छत के रास्ते पड़ोसन को जगाया, बोली बेलन दो। तो बोले बहन जी ये बताओ रात के 12 बजे आपको बेलन की क्या जरूरत पड़ गई? बोले ये आए हैं ना अब। तो पड़ोसन बोली बहन जी आपका काम हो जाए तो जल्दी लौटा देना, हमारे वो भी आने वाले हैं। मित्रों ये प्रशांत उपाध्याय, इनकी माताजी, इनकी पत्नी, ये बेलन वाला कांडी है। एक दिन इनकी माताजी ने अपनी बहू से पूछा, बहू तूने बेलन कहाँ रख दिया? बहू बोली मैंने नहीं रखा है, तुम्हारे सपूत जी ने कहीं रखा होगा छुपा के। तो बोली हाँ तो ठीक है, मैं सोच रही थी कहीं तुम्हारे ससुर ने तो नहीं छुपा के रख दिया। एक और कविता, ये बच्चे बैठे हैं, ये खिलखिलाएं हम चाहते हैं। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका कोई उत्तर नहीं होता, मालूम नहीं होता, लेकिन हम पीछे नहीं हटते हैं, हम उनका उत्तर बताते हैं। हमारे मित्र
भूगोल के अध्यापक एक दिन हमारा टेस्ट लेने पर अड़ गए, हाथ धोकर पीछे पड़ गए, सिद्ध करो दुनिया गोल है, सिद्ध करो दुनिया गोल है। हमने कहा हमारा भूगोल का नॉलेज डामाडोल है। उन्होंने हमें बहुत बोर किया। आखिर हमने भी उत्तर यूँ दिया कि सास जब बहू से लड़ गई, किसी बात पर भिड़ गई, बहू का चढ़ गया पारा, पति पर आते ही गुस्सा उतारा, पति को भी क्रोध आया, ऑफिस में घुसते ही बड़े बाबू को धमकाया, बड़े बाबू ने छोटे बाबू को डांटा, छोटे बाबू ने चपरासी को मार दिया चाटा, चपरासी ने घर पर बीवी को पीटा और बीवी ने अपनी सास को घसीटा। सास से चला था युद्ध, सास पर ही रुक गया। अध्यापक जी को उत्तर मिल गया। मैंने कहा इस तरह दुनिया गोल है। वे बोले तुम्हारा उत्तर अनमोल है। वे बोले तुम्हारा उत्तर अनमोल। अच्छा, ये रामपाल जी हैं, ये इनको मैं जानता हूँ, ये मास्टर हैं और मास्टर बड़ा रिसोर्सफुल पर्सन होता है। ये एक बार मेरे साथ बस में सफ़र कर रहे थे, बस गिर गई नदी में पुल के ऊपर से। अब सब लोग बच गए, कोई मरा नहीं उसमें, पर तैर रहे थे, तैर के आए, सब तैर के निकल आए और हमारे ये रामपाल जी उसी में तैरते रहे। मैंने पूछा क्या बात है रामपाल जी, बाहर क्यों नहीं आए? अरे मैं कंडक्टर को ढूंढ रहा हूँ, 5 रुपए बाकी हैं। ऐसे मास्टर। अच्छा, मास्टरों से बड़े अजीब तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे एक छात्र ने पूछा, गुरुजी मेरी शंका मिटाइए, दुर्घटना और दुर्भाग्य में अंतर बताइए। गुरुजी मेरी शंका मिटाइए, दुर्घटना और दुर्भाग्य में अंतर बताइए। मैंने उन्हें बताया, उदाहरण देकर समझाया। यदि किसी भ्रष्ट नेता की कार किसी ट्रक से टकरा जाती है तो यह दुर्घटना कहलाती है। क्या बात है। और वह नेता बाल बाल बच जाता है तो ये देश का दुर्भाग्य कहलाता है। तो ये देश का दुर्भाग्य कहलाता है। एक बात कहिए ना, ये मुझसे कहता है अलबेला जी, इस उम्र में आप बाहर वहाँ सोते हो बरामदे में, अलबेली से बात करते हो कि तो क्या कहती हो? मैंने कहा सुन ले, मैं तो बाजार से एक पूजा की घंटी ले आया हूँ। अलबेली से कह दिया चुपचाप कान में कि घंटी बजा दूँ तो समझ लो तुम्हें बुला रहा हूँ। और ये घर वाले तो सब बेवकूफ़ हैं, ये समझेंगे कि दादाजी पूजा कर रहे हैं। भाई साहब बहुत देर बाद हंसे हैं आप, धन्यवाद। मैं घंटी बजा देता हूँ, आ जाती है, बातचीत करके चली जाती है। फिर ये बोलते हैं लट्ठ जी कि साहब वो तो ठीक है, लेकिन बुढ़िया का भी तो मन करता होगा। बुढ़िया क्या करती है? मैंने बुढ़िया तो बहुत तेज है, मैं घंटी वंटी भी नहीं बजाता, लेकिन कभी कभी बार बार आके मुझसे पूछती है क्यों ये ऐसा लगे घंटी बजाई का। वो वैसे ही पूछती है। तो एक घंटी बजाना चाहता हूँ। स्वागत है। सुनिए साहब, बहुत सुंदर सा एक गीत है। मेरी शादी हुई आज से 60 साल पहले। घर में जो आई थी उसका नाम था चमेली। आई है जो बड़ा खुशबूदार नाम है चमेली। जब मैं अलबेला के नाम से मशहूर हो गया तो वो अलबेली हो गई। जैसे डॉक्टर की डॉक्टरी, मास्टर की मास्टरी है, सेठ की सेठानी, ऐसी अलबेला की अलबेली। तब यहाँ से शुरू करता हूँ, सुनिएगा एक एक। अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हसीन, अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हसीन। और क्या दिखला दूँ आपको वो घंटी वाला सीन। दिखला दूँ? मैं घंटी बजाता हूँ, एक बार जोर से ताली आप बजा दो। कैसे? घर का नाम चमेली, घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नबेली। अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, अजी और पुरानी यादों में खो जाती है। घंटी सुनते ही रोड़ी रोड़ी आती है। वाह 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 वाह। घर का नाम चमेली। एक एक पंक्ति सुनिएगा साहब। प्यार करेंगे जब तक
जब तक ये दम में दम है, प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है, नहीं उम्र का कोई बंधन, अज प्रियतम तो प्रियतम है, नहीं उम्र का कोई बंधन, अज प्रियतम तो प्रियतम है। चुपके से आ जाती, घर भर के न्यूज सुनाती, आँखों में आँख डालकर फिर मंद मंद मुस्काती। अरे हम दोनों का हर सपना जजुआती है, घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली, हो जाती है अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, घंटी सुनते ही रोनी रोनी आती है। ऐसा हो तो ऐसा करना जैसे मैं कह रहा हूँ आपसे। हाँ देखिएगा क्या बात कही है मैंने, एक एक पंक्ति। और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, अक्सर होती है बुढ़े बुढ़ियों में। और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, मैं ही उसे मनाता, यही तो अपनापन है, मैं ही तो उसे मनाता, यही तो अपनापन है। पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती, पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती, फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। अगली पंक्ति अशोक जी बहुत शानदार लिखी है। फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती, मुझको बेशर्म बताकर खुद शर्माती है, घंटी सुनती दौड़ी दौड़ी आती है। तालियों के साथ। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो, मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो, छोड़ो बेकार की बातें बस यही प्रेम रस पियो, छोड़ो बेकार की बातें बस यही प्रेम रस पियो। उसकी है एक सहेली, क्यों बुढ़िया की सहेली नहीं हो सकती क्या साहब? हाँ, उसकी है एक सहेली, नाम है राम ढकेली। गाना का नाम, उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली, अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली, अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। अब ताजा चाहूँगा आपकी कि मेरे प्यार की बातें उसे बताती है, घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। साहब गीत का अंतिम है, माय डियर लट्ठू। हाँ जी, मैं अगर लिखता हूँ तो कैसे लिखता हूँ? कमरे में आ जाती वो खाने गुर की डेली। लेकिन एक बात बताऊं, सुनो, ज़ईफ़ी जिंदगी में वक्त की बेजा रवानी है, अगर जिंदा दिली है तो बुढ़ापा भी जवानी है। जिंदा दिल हो
तो बुढ़ापा भी जवानी जवानी है। वाह। अंतिम सुनिएगा, अंतिम पे बहुत आनंद आएगा। सब ये नए लड़के हैं, इनको बहुत आनंद आएगा। सुनिएगा क्या लिखा है हमने। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। वाह। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। मैं विकेट बचाता रहता। देखिए बजा के दिखाओ जोरदार। मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती। मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती। मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती। मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती। अरे बम्पर, अरे बम्पर, अरे बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। उस एम्पायर की उंगली उठ ना पाती है, उसकी ऊपर वाली। नहीं बनावट कोई ठेठ दे हाथी है। 7 जन्म के 7 वचन निभाती है। धन का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। और पुरानी यादों में खो जाती है। अरे और में खो जाती है। घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती। माँ सरस्वती को प्रणाम, स्वामी जी को प्रणाम, आप सभी श्रोताओं को प्रणाम। हाँ। मंच पर धरे निशाचरों को भी प्रणाम। मैं बहुत सीधा साधा कवि हूँ साहब। और एक बात बता दूँ, मैं बिल्कुल शांत बैठा था। भाई विष्णु जी ने मुझे उठाया, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान जिसने मुझे उठाया उसे तू उठा। एक बात, ये जितने कवि हैं विद्वान कवि हैं, मैं गांव से निकला कवि हूँ, मात्र 8वीं पास कवि हूँ। ये जो कवि है ना साहब, सब डिग्रीधारी कवि हैं। कोई मास्टर है, कोई हेडमास्टर है, कोई डॉक्टर है। अब इन्हें डिग्री प्राप्त करके पढ़ लिख के कोई तीर तो मार ना लियो, कर कब तरें बाका में तो मैं 8वीं पास कर रहा हूँ। और साहब एक बात और बताने जा रहा हूँ कि 8वीं पास हूँ, गांव का कवि हूँ, गांव से निकला हूँ। कोई अल्फाज मेरे मुख से ऐसे निकल जाए तो माफ़ कर देना साहब। माफ़ के अलावा मेरे करोगे क्या? तो माफ़ के अलावा करोगे क्या साहब? लीजिए साहब, मैं वो कवि हूँ साहब जो देखता हूँ वो लिखता हूँ। ये सब दिल से लिखते हैं, मैं दिल से नहीं, मैं हाथ से लिखता हूँ। ये दिल से लिखते हैं साहब, मैं हाथ से लिखता हूँ। और मैं देखता हूँ जो लिखता हूँ। क्या आज सुबह जब मैं मेरे घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद जा रहा हूँ। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। अरे मैंने कहा पगली डिनर तो शाम के भोजन को कहें। घरवारी बोली शाम को दरिया तो है ही। घरवारी बोली कि शाम को ही दरिया तो है और खासकर तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रहा थे हम कुत्ता महोदय को मुझे फेंकना पड़ता है इसलिए आप डिनर ही कर। भाई साहब जब मैं ठीक भरतपुर जिले का रहने वाला हूँ, वैर तहसील है मेरा काम, डीग नहीं है, मैं डीग मारने वाला हूँ भाई साहब। वैर तहसील जहाँ रांगे राघव हुए शायद। तो लीजिए साहब, जब मैं बस अड्डे पे आया तो कंडक्टर बुरी तरह चला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। भाई साहब एक ने यह हाथ पकड़ा, मुझे बुरी तरह खींचने लगे। मैंने कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगो का। ड्राइवर बोले बोल बाबा आजा मेरे पहिया के नीचे, तो आज स्वर्ग पहुँचा दूँ। मैंने कहा वो ड्राइवर तेरे 64 दांत ने तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोले बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ इसके 64 दांत में? पतो बीच में तू तो बोला को तो 32। भाई साहब मैं जिस बस में बैठा उसमें ये विष्णु जी बैठे थे। जिस बस में मैं बैठा उसमें ये विष्णु जी पहले बैठे थे। मैं जैसे ही बस में गया, मैंने भाई साहब पैर से विकलांग, तू नया छोरा है लल्लू, मैं बड़ा बूढ़ा हूँ, मुझे बैठ जान दे। मेरे से बोले बाबा पीछे जा। भाई साहब आगे जा पीछे जा। 15 मिनट हो गए, किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। पर ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा और बोले बोले बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरे बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया। बस चली, 10 मिनट बाद रुकी। कारोई पेंट, कारी बुरसट,
कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई, विष्णु जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी? मैं करता हूँ, बैठ जाओ। लेकिन साहब सच बताता हूँ, वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठी। किस्मत की बात है, किस्मत की बात है साहब। जब मैं ठीक भुसावर बस अड्डे पाया, एक भिखारी आया, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपये दे दो। और मैं क्या करेगा 2 रुपये का? बोल चाय पीऊँगा। मैंने कहा कम वक़्त चाय 2 रुपये की आती है? चाय तो 5 रुपये की आती है, अगर तू मांगता तो मेरे से 5 रुपये मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम बापे ऐसे ही पैसा। मैंने भिखारी से कहा बोल ठीक है भाई साहब मेरी हैसियत ऐसी है। तो मैंने तुरंत विष्णु जी की तरफ हाथ कर दिया, मैं भाई साहब इससे ले ले। तो भाई साहब भिखारी ने विष्णु को ऊपर देखा और नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी। मैंने के बोल क्या बात है? बोले खुदा ही भिखारी सो लग रहा है, हमको कहा देगो। और भाई साहब जब ठोकरबाड़े के बस अड्डे पे आए थे, एक भिखारी और मिला, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपये दे दो। अरे मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊँगा। मैं कम वक़्त चाय 10 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है, मांगता 5 रुपये मांगता। भिखारी बोला बाबूजी 5 रुपये की मैं पीऊँगा, 5 रुपये की मेरी प्रेम काऊ तो पिएगी। अरे मैंने कि तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है? बोले बाई के चक्कर में भिखारी बनो नहीं, मैं हूँ पहले महलन में ही रह रहा हूँ तेरी तरह। और भाई साहब जब भरतपुर बस अड्डे पाया तो एक भिखारी और आया, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 5 रुपये दे दो। मैंने कहा नहीं है। बोल 4 रुपये दे दो। नहीं है। भाई साहब गुस्सा में तेज हो गए, इनसे कहा भाई साहब दे दो। बोल कुछ नहीं है। तो बोल तुम्हारे दोनों के पास कुछ नहीं है? मैंने विष्णु जी बोले नहीं है। तो बोल आ जाओ कटोरा लेके दोनों भरतपुर में मांगेंगे, आ जाओ वहाँ मांग लेंगे, गले में पैसा ही पैसा है जाएंगे। तो जब ठीक मैं आपके यहाँ आया तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरे से बोला अंकल अंकल। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल पीछे से 2 आंटी आवाज़ लगा रही हैं। भाई साहब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सचमुच 2 औरतें मेरे पीछे दौड़ी आ रही। मैं खड़ा हो गया और आकर मेरे से बोली बाबा। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल तेरे फोटो दे जा। बाबा तेरा फोटो दे जा। साहब मैं खड़ा रह गया। मैंने कहा बेटा तुम मेरा फोटो ले जाकर क्या करेंगे? बोल बाबा रात को हमारे बच्चे बहुत रोते हैं, तेरा फोटो बताएंगे, रो मतो नहीं हाउ हुआ। और भाई साहब जब थोड़ा और चल के आया तो आपके फिरोजाबाद में मुझे किसी ने नज़र उठा करके नहीं देखा, एक डॉक्टर साहब ने ज़रूर देखा। डॉक्टर साहब बोले बाबा कहाँ के हो? मैंने कि राजस्थान का। मैं कहाँ जा रहे हो? मैंने कि जैन समाज कब सम्मेलन कर रहा है, उस कब सम्मेलन में जा रहा हूँ। बोला आप कभी हो? मैंने कहा जी हाँ। बोला आप क्या कभी हो? आप क्या कब तक पढ़ोगे? आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। अरे बोल मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास कर, आप में खून नहीं है, आप खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून नहीं आए तो चेक क्या कराऊँ? अरे बोला अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? और ब्लड प्रेशर के बारे में मैं खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था, एंटर किया तो मध्यम रह गया। और मैं डॉक्टर साहब जादन ते घरवारी आई वादन ते लो चल रहा है। फिर भी साहब डॉक्टर साहब ने सिरिंज उठाई मेरे लगाई। 10 मिनट बाद डॉक्टर साहब के पसीना में डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोले खून नहीं मिले। मैंने उस सिरिंज को तोड़ा और मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहाँ मुझे काटते हैं वो तुरंत खून निकाल। हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहाँ मुझे काटते हैं तुरंत खून निकाल लेते हैं। माफ़ करना साहब कोई डॉक्टर हो तो यहाँ मैं आपकी रचना नहीं, मैं उस डॉक्टर की रचना पढ़ रहा हूँ कि मरीज का दाहिना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। स्वागत कि एक मरीज की अंतिम टल्लई थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम टल्लई थी घड़ी, डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला वो डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज? मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं। हाय वाह 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 क्या व्यंग है, वाह। चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या मेरी जगह? और मेरे भाई साहब विष्णु जी कह रहे थे कि पता नहीं अगली साल जाने रचना पढ़े या ना पढ़े, दुबला है पतला है कमज़ोर है। भाई साहब सुनिए, ये ओज के कवि है,
ये कब सम्मेलन में गए। इनकी धर्मपत्नी इनसे भूल भैया देकर के कब सम्मेलन सुनने चली गई। ये विष्णु जी वोज के कवि थे, इन्होंने साहब वहाँ कविता पढ़ना शुरू किया। वोज के तो वीर रस की बात करते हैं, तो इन्होंने पढ़ना शुरू किया कि हम धरा बदल देंगे, हम गगन बदल देंगे। श्रोतान में तिनके घरवारी ठाड़ी है कि बोली वो रंदर चड्डी बनियान बदले तो 15 दिन है ये तू का धरा का गगन ने बदलेगो। इसलिए साहब अपन तो आज के कवि हैं, आज की बात करते हैं। मेरी घरवारी ने कही कि बोल तेरी उम्र 60 साल की है गई, या हाथ लिखना बंद कर दे। तो मैंने कही क्या लिखूं? बोले वोज लिख। मैंने कही मुझ में बोझ ना है तो वोज क्या लिखूंगा? अरे बोल श्रृंगार लिख। मैंने कही भगवान ने मल्लू कहीं ना बनाओ तो श्रृंगार क्या लिखूं? बोल गीत लिख। मैंने कही गीत नहीं लिखूं। बोल क्यों? मैंने कहा मेरे देश में साहब ऐसे ऐसे गीत चले जैन साहब जो देश में बंटा डार कर दिया गीतों ने। वास्तव में सच कह रहा हूँ, जब मैं छोटा था मेरे बाबा कहते बेटा गीत गा, तो मैं गीत गाता। काना बरसाने में आ जाइयो बुला गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आ जाइयो बुला गई राधा प्यारी। और आज मेरे नाती से कहूँ बेटा गीत गा, तो पता है क्या गाता है? सर काले खटियाए जाड़ो लगे, जाड़े में बलमा प्यारो लगे। कोई गीत है साहब ये गीत है समझ लो। बोल तू ना मिली तो हम जोगी बन जाएंगे। अरे मैंने के भले मांस मिल गई तो ककुआ में गिर के मर जागो का। ये गीत साहब ऐसा चलो। बोल तू जहाँ कहीं रेगी में सूंघते सूंघते आ जाऊंगा कुत्ता है का। ये गीत ऐसा चलो मैं दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, माउने मिलो सजना, यहाँ जाती हमारे फिरोजाबाद में कितने चाहिए यहाँ चले जाती। क्या हो साहब गीत लिखन थे? अपन गीत वीत नहीं, अपन तो देखते हैं जो लिखते हैं। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरे चारपाई के पास खड़ी घरवारी। वाह। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरे चारपाई के पास खड़ी घरवारी। बोली अजी सुनते हो? मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। साहब इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान मेरी एक अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। इतनी सुनने पर मैं भी गुस्से में तेज बैग उठाया कमरे से बाहर। घरवारी बोली कहाँ जा रहे हो? भरतार। मैंने कहा आत्महत्या करने। अरे बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा। और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवारी बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन तुझे जलाने को। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ, आओ उधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना, मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना। बड़े बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चलाना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा तुझे जला के घर चलाएगा। पर तू एक बात बता, जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा बाप चुकाएगा। लीजिए साहब, मेरा और भाई साहब विष्णु जी का एक ऐसा सौभाग्य हुआ इंटरव्यू देने का कि ये भी दिल्ली गए, मैं भी गए। जब मैं भी गया था सब पहले मेरे नंबर आया वहाँ इंटरव्यू में, बाबूलाल डीगिया। मैंने कहा जी हाँ, बोल अंदर जाओ इंटरव्यू दे आओ। सर मैं इंटरव्यू देने अंदर गया, अधिकारी जी ने मेरे प्रश्न पूछा, बोल बेटा भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री का नाम। मैंने कहा साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोले पृथ्वी कैसी है? मैंने कहा सर गोल है, चपटी है, खोज जारी है। बोले भारत आज़ाद कब हुआ? मैंने कहा सर 1857 से प्रयास किए गए
1947 में सफलता मिली। बोल ठीक है बेटा तेरा इंटरव्यू हो गया, घर आ। इतने में भाई साहब विष्णु जी बैठे। अरे बोल डीजा जी क्या पूछा साहब, मैं जल्दी जल्दी में बता गो। पहले को पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर से गोल है चपटी है, खोज जारी है। और 1857 से प्रयास किया गया, 1947 में सफलता मिली। वैसे तो विद्वान आदमी है पर बुद्धि चकरा गई। ये जैसे ही आवाज़ लगी विष्णु जी, बोल जी यहाँ बोल अंदर जाओ इंटरव्यू देवे। अब इसको ये पता नहीं अधिकारी का मूड क्या होता है, अधिकारी ने प्रश्न ही बदल दिए। इनसे पूछा आपका क्या नाम है, ये बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे बोल तेरी बुद्धि कैसी है, बोल गोल है चपटी है, खोज जारी है। बोल तुम पैदा कब हुए, बोले 1857 से प्रयास किए गए, 1947 में सफलता मिली। ये भाई ऐसे विष्णु जी हैं। लीजिए साहब एक छोटा सा व्यंग आपकी सेवा। थोड़ा माँ बहन बैठी हैं, अपनी एक अच्छी रचना है उसको बाद में पढ़ूंगा, पहले एक छोटी सी बता दूं। माँ बहनों मैं आपसे चाहता हूँ कि मेरे सम्मान में ताली जरूर बजा दें। मैं एक छोटी सी रचना आपके बारे में पढ़ रहा हूँ। वाह वाह, स्वागत है। परसों के रोज मेरे एक मित्र का कार्ड आया। परसों के रोज मेरे एक मित्र का कार्ड आया, उसकी बेटी की शादी, उसमें मुझको बुलवाया। लिखा भैया आना और आपके बस की कुछ ना हो तो केवल कन्यादान कर जाना। भैया आना और आपके बस की कुछ ना हो तो केवल कन्यादान कर जाना। मैं 5 बर्तनों का सेट 11 रुपया नेट लेकर रवाना हुआ। वहाँ देखता हूँ बहन बेटियों का ताता, कोई आता कोई जाता। एक कमरे में बबीता और उसकी सहेली पास में बैठी थी, वो दुल्हन नई नवेली। उसी कमरे में मुझे बिठा दिया। तो एक सखी बोली कि बहन तू पराई हो गई। एक सखी बोली कि बहन तू पराई हो गई, और पराई का नाम सुन के सरोज रो गई। तो देख यह हाल, और वो दुल्हन बोली तत्काल, अरे बोल बाबरी तू क्यों रो रही है, मैं कोई हमेशा को नहीं जा रही हूँ। आज सुहागरात कल तल्लाक परसों यहीं आ रही हूँ। आज सुहागरात कल तल्लाक परसों, क्योंकि आज का इंसान भीतर से कटपीस और ऊपर से थान। आज का इंसान भीतर से कटपीस और ऊपर से थान। अब लीजिए साहब, बहुत बढ़िया साहब। तो एक छोटी सी और, जेल जाओगे, जेल हो। मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया। मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, बोल पापा पापा गजब हो रहा है, अपनी कॉलोनी में जलने वाला रावण अब की बार नहीं जल रहा है। मैंने कहा नहीं बेटे, रावण जलेगा, ऐलान हो चुका है, पर वो ऐसे वैसे नहीं, वो तो राम के बाण से जलेगा। अरे बोल पापा सच मान, रामचंद्र जी खूब चला रहे बाण, फिर भी नहीं जल रहे श्रीमान। तो बच्चे को लेकर साथ में रामलीला मैदान में आया। देखकर दृश्य में भी चकराया। राम चला रहे थे बाण, राम चला रहे थे बाण, रावण के चेहरे पर मुस्कान, उनके मुख से एक ही आवाज, मैं नहीं जलूंगा आज। तब एक सज्जन भीड़ में से दौड़ता हुआ रावण को पुकारता हुआ बोले, ए रावण तू नहीं जलेगा तो क्या तेरा बाप जलेगा। ए रावण तू नहीं जलेगा तो क्या तेरा बाप जलेगा। तेरे बदन में लगे पटाखों से हम लोगों को मजा आएगा। रावण घुर्राया, 10 शीशों को उसकी तरफ घुमाया और बोला, बोल मूर्ख तू कहाँ से आ रहा है, मुझे हर साल जलता देखता है, फिर भी तेरा पेट नहीं भरता है। और अगर तुझे जलना ही देखना है तो तेरा हिंदुस्तान देख ले, संप्रदाय की आग में जल रहा है, जलना ही देखना चाहिए। वाह 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 वाह। तब सिड्डियों का लेकर सहारा में ऊपर तक चढ़ा और धीरे से रावण के कान में कहा कि भैया रावण जल जाओ, ये जनता परेशान है, दिल मत दुखाओ। रावण बोला, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, आप अपने घर जाओ। मैं बोला क्यों। रावण बोला, यूं का अध्यापक परीक्षार्थी परीक्षाओं के समय में, रोडवेज वाले शादियों के दिनों में, सूरज हमेशा सर्दियों में, बिजली वाले गर्मियों में, ये वक्त आने पर नहीं मानते, ये एक साल में 4-4 बार करते हैं, इसलिए दशहरे का दिन आज हम भी हड़ताल करते हैं। वाह 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 वाह। वो मैंने कहा भैया तेरा मांग पत्र हो तो मुझे बताओ, मैं रामचंद्र जी से आपका समझौता कराता हूँ। कि रामचंद्र जी से मेरा समझौता, मानव है, मानवता आपकी जात है, मुझे राम से नहीं राम के भक्तों से शिकायत है जो बिना कारण मुझे हर साल जलाते हैं। अगर तुम्हें जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, और भी जलाना है तो इस कुर्सी की खातिर जीने मरने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो अपने स्वार्थ हेतु वतन के बेचने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो कन्या का जन्म लेने से पूर्व पेट में मारने वाली बेटी के हत्यारे बाप को जलाओ, ऐसे हत्यारे बाप को जलाओ। आदरणीय विजय जी, जब मैं यहाँ आया तो एक बेटे को बुलाया, हमने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या, उसने कहा पिंटू। हमने कहा कितने साल के हो, बोला 9 साल के। हमने कहा आपके पापा कितने साल के, बोला 9 साल के।
हमने कहा मम्मी कितने साल की? बोला 9 साल की। हमने कहा सब तुम्हारे यहाँ 9 साल के कैसे हो सकते हैं? बच्चा बहुत होशियार था, उसने कहा जब हम पैदा हुए तभी तो मम्मी पापा बने, उससे पहले तो केवल पति पत्नी थे। बहुत होशियार बच्चे। अच्छा, मैंने दूसरे बच्चे को बुला लिया, विनोद दादा। हमने कहा बेटा तुम्हारा क्या नाम? उसने कहा पिंटू। हमने कहा तुम्हारे यहाँ लाइट आती है? बोला हाँ आती। हमने कहा कहाँ से आती? बोला मामा के यहाँ से आती। हमने कहा तुमको कैसे पता चल जाता कि मामा के यहाँ से आती? बोले लाइट आती, जब थोड़ी देर बाद चली जाती तो पापा कहते फिर काट दिया साले ने, हमको पता चल जाता है कि मामा के यहाँ से आती। बहुत होशियार बच्चे हैं। इन बच्चों को क्या कहा जाए? इंटरनेट के युग में खुद को टॉप समझता है। मेरा बेटा खुद को मेरा बाप समझता है। ये स्थितियां हो गई। आजकल बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, डायरेक्ट बाप ही पैदा हो रहे हैं। हमारे भी भगवान की कृपा से 2 बच्चे हैं। एक दिन कवि सम्मेलन से लौट कर गया घर, हमने बड़े बेटे से कहा 1 गिलास पानी ले आओ। राजू भैया, हमने अपने बेटे से कहा 1 गिलास पानी ले आओ, उसने कहा नहीं लाऊंगा। हमने गुस्से में उसे डांट दिया। छोटे बेटे ने मुझे समझाया, बोला पापा रहने दो, ये तो बदतमीज है ही है भैया, ऐसा करो आप जाके खुद पी लो जाके। तालियां बजाने वाली बात तो आगे कही, उसने कहा आप जाके खुद पी लो जाके, और उधर से आना तो फ्रिज से मेरे लिए भी 1 गिलास लेते आना। ऐसे बच्चे हैं।